अगर बेटे तुम जैसे हो तो माँ को स्वार्थी बनना पड़ता है। सबिता जी को रोज सुबह सुबह एक कप चाय की तलब होती थी। शुरू से ही उनकी आदत थी कि सुबह उठकर चाय पीने की। जब उनके पति रामलाल जी थे तो दोनों एक साथ सुबह की चाय पीते थे। कभी कभी तो उनके पति रामलाल जी ही 2 कप चाय बना लेते थे और दोनों साथ बैठकर पीते थे, क्योंकि उसके बाद तो रामलाल जी अपने काम पर चले जाते थे और सबिता जी घर के कामों में लगी रहती थी। एक सुबह की चाय थी जो दोनों नियम के साथ एक साथ ही पीते थे। आज भी सबिता जी को चाय की तलब लगी थी, इसलिए वो सुबह से 2 बार उठकर कमरे से बाहर निकलकर आकर देख चुकी थी, लेकिन अभी तक बहू रागिनी और बेटा राकेश उठे तक नहीं थे। जब तक उन लोगों में से कोई एक उठेगा नहीं, तब तक उन्हें चाय मिलेगी नहीं। ऐसा नहीं था कि सबिता जी चाय नहीं बना सकती थी। बात यह थी कि बहू रात को रसोई का काम खत्म कर रसोई में ताला लगा देती थी। अब जब तक ताला खुलेगा नहीं, सबिता जी को चाय मिलेगी नहीं। आखिरकार घड़ी में जब 10 बज गए और सबिता जी से रहा नहीं गया, तो उन्होंने हिम्मत करके बेटे के कमरे का दरवाजा खटखटाया। 2-3 बार दरवाजा खटखटाने के बाद बहू की जगह बेटे ने आकर दरवाजा खोला और तमतमाते हुए बोला कि क्या है माँ, सुबह सुबह परेशान कर रही हो। सबिता जी ने कहा कि बेटा, मुझे चाय चाहिए थी। रसोई में ताला लगा हुआ है, तो तुम रसोई का दरवाजा खोल दो ताकि मैं चाय बना सकूं। एक दिन चाय के बगैर नहीं रह सकती हो क्या माँ? आज संडे था, इसलिए सोचा था कि थोड़ा आराम से उठेंगे, पर आप भी ना। कहते कहते राकेश अंदर कमरे में गया और पत्नी को जगाया। रागिनी भी तिल मिलाते हुए उठी और चाबी लाकर सास के हाथ में रख दी। अब रसोई का दरवाजा आप ही खोल लीजिए। खुद के लिए चाय बनाओगे तो हमारे लिए भी 2 कप बना देना। जल्दी, नींद खुलने से सिर दर्द होने लगा है मेरा। कभी कोई सास खुश हुई है क्या अपनी बहू को सोता देखकर? इन सास लोगों का बस चले तो बस बहू को मशीन बनाकर रख दें। रागिनी बरबराती हुई वापस जाकर पलंग पर लेट गई। आखिर सबिता जी ने जाकर रसोई का दरवाजा खोला। चाय बनाकर पहले बेटे बहू की चाय उन्हें देकर आई। उसके बाद अपनी चाय लेकर कमरे में आई ही थी कि 4 साल की पोती रूही जाग गई। जागते ही बोली कि दादी, मेरा दूध। उसे देखकर सबिता जी मुस्कुरा कर बोली कि हाँ मेरे बच्चे, अभी लेकर आई। अपनी चाय वहीं रखकर पहले रूही के लिए दूध गर्म करने गई। अभी दूध गर्म कर ही रही थी कि इतने में राकेश की आवाज आई। माँ, ओ माँ, कहाँ हो तुम? क्या आप भी सुबह सुबह संभाल नहीं सकती इसे? पता है ना, रागिनी के सिर में दर्द हो रहा है। रागिनी सही कहती है कि सास बहू को सोता देख नहीं सकती। कहते कहते राकेश भी रसोई में आ गया। साथ में रूही भी गोद में थी। उसे देखते ही सबिता जी बोली कि बेटा, मैं तो दूध गर्म करने आई थी। मुझे नहीं पता कि ये कब तुम्हारे कमरे में चली गई। तो ध्यान रखना चाहिए था ना आपको। बस काम का बहाना चाहिए। मानता हूँ कि अब सास हो, पर बहू को भी तो इंसान समझो। वही है जो आपकी जिम्मेदारी निभा रही है। नहीं तो दूसरे बेटे बहू ने तो आपको रखने से ही मना कर दिया था। रूही को सबिता जी के पास छोड़कर ही राकेश अपने कमरे में चला गया। सबिता जी देखती ही रह गई। आंखों में आंसू आ गए। मन ही मन सोचने लगी कि मैं कुछ ना करने पर भी बदनाम हो रही हूँ। ऐसी कौन सी जिम्मेदारी उठा ली है इन लोगों ने मेरी, जो इतना सुना जाते हैं। ऐसा सोचकर सबिता जी ने अपने आंसू पोंछे और रूही और उसका दूध लेकर कमरे में आ गई। नाश्ते के समय राकेश ने रागिनी से कहा कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं माँ से कहकर नाश्ता बनवा लेता हूँ ताकि तुम आराम कर सको। रागिनी ने कहा कि रहने दो, उनसे कुछ मत कहना, मैं नाश्ता खुद ही बना लूंगी। राकेश ने बोला कि अरे, पर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। नहीं नहीं, मैं खुद ही नाश्ता बना लूंगी। उनका क्या भरोसा, कौन सा सामान उठाकर अपने दूसरे बेटे बहू को देकर आ जाए। अक्सर रसोई से सामान कम हो जाता है। मुझे तो पूरा यकीन है माँ जी ही सामान की हेरा फेरी करती हैं और अपने उन बेटे बहू को देकर आ जाती हैं। इतना कहकर रागिनी जाकर रसोई में नाश्ता तैयार करने लगी। रागिनी को रसोई में नाश्ता तैयार करते देखकर राकेश गुस्से में आकर सबिता जी से बोला, देख लो, ये सब आपके कारण है। उसकी तबीयत खराब है, पर फिर भी नाश्ता तैयार कर रही है। आपकी इन्हीं हरकतों के कारण परेशान हो चुके हैं हम। पता नहीं भगवान भी हमें चैन से कब रहने देगा। सबिता जी उसकी बात सुनकर हैरान रह गई।
सुनकर अपने कमरे में चुपचाप शांतिपूर्वक बैठ गई। आंखों से झरझर आंसू बहे जा रहे थे। क्या इसी दिन के लिए इन बेटों को जन्म दिया था? जब शादी के 10 साल बाद मंदिर मंदिर माथा टेकने के बाद 2 जुड़वा बेटे हुए तो कितने खुश थे घर में सब। यार दोस्त रिश्तेदार सब लोगों ने कितनी बधाइयां दी थी। सासू माँ तो बलैया लिए जा रही थी। अरे 2 बेटों की माँ बनी है, बुढ़ापे में बैठकर राज करेगी राज। कुछ साल बाद जब पति का देहांत हो गया तभी सविता जी ने हिम्मत करके अपने दोनों बेटे राकेश और राजेश को संभाला। कितनी परेशानी झेल कर भी इन लोगों को पढ़ाया लिखाया, इतना बड़ा किया, दोनों की शादी कराई, पर उसके बाद सब कुछ बदल गया। दोनों बहुओं की आपस में बनी नहीं, इस कारण बेटों में भी झगड़े होने लगे। आखिरकार दोनों बेटे अलग हो गए। सविता जी के पति ने 2 मंजिला मकान बनवाया था। उसी में ऊपरी मंजिल पर राजेश अपनी पत्नी के साथ रहने लगा और नीचे वाले फ्लोर पर राकेश अपनी पत्नी और सविता जी के साथ रहने लगा। सविता जी को रखने को लेकर दोनों भाइयों में बहस हुई थी। राजेश ने साफ मना कर दिया कि वो माँ को अपने पास नहीं रखेगा, तो राकेश को अपने पास सविता जी को रखना पड़ा। सच कहे तो उस समय की बधाइयाँ आज कानों में चुभ रही थी। थोड़ी देर बाद राकेश कमरे में आया और नाश्ते की प्लेट सविता जी के सामने टेबल पर रखते हुए, या यूं कहें कि पटकते हुए बोला कि लो नाश्ता कर लो। आखिर एक बहू को ही परेशान करते जाओ, दूसरी से कोई लेना देना ही नहीं। सविता जी को राकेश की बात बहुत बुरी लग रही थी। उन्हें ऐसा लग रहा था कि जैसे नाश्ते की प्लेट उन्हें चिढ़ा रही है। ऐसा खाना भी किस काम का जो तिरस्कार करके दिया जाए। आखिर सविता जी ने उस नाश्ते की प्लेट को हाथ भी नहीं लगाया। आखिरकार सविता जी ने काफी सोचा और सोच समझकर वो एक निर्णय पर पहुंची। शाम को राजेश अपनी पत्नी के साथ बाहर कहीं घूमने जा रहा था। राकेश और रागिनी भी बाहर खड़े हुए थे कि तभी एक प्रॉपर्टी डीलर उनके घर पर आया। उसे देखकर चारों बेटे बहू हैरान रह गए। उसने आते ही पूछा कि क्या मैं सविता जी से मिल सकता हूँ? आपको सविता जी से क्या काम है, हमें बताइए, हम उनके बेटे हैं। राकेश ने कहा, जी मुझे सविता जी ने फ़ोन करके बुलाया है। सब एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे। इतने में सविता जी अंदर से आई। क्या आप ही सविता जी हैं? ब्रोकर ने पूछा। जी मैं ही सविता हूँ, और आप? जी आपने सुबह फ़ोन किया था मकान को बेचने की बात करने के लिए। अरे हाँ, मैंने ही आपको फ़ोन किया था। इससे पहले सविता जी आगे कुछ कहती, राकेश बोला कि कौन सा मकान बेच रही हो आप? हमसे पूछे बगैर आप ये निर्णय कैसे ले सकती हो? माँ, मकान बेच दोगी तो हम कहाँ जाएंगे? राजेश ने भी कहा। कभी मेरे बारे में सोचा था कि मैं कहाँ रहूंगी, कैसे रहूंगी? सुनाने में तो तुम लोग मुझे कोई कसर नहीं छोड़ते हो। मकान तो मेरे पति का बनाया हुआ है, मेरे नाम पर है, फिर किस हक से मकान में हिस्सा मांग रहे हो? सविता जी ने गुस्से में कहा। पर माँ जी, समस्या क्या है? मकान बेच दोगी तो आप उन पैसों का क्या करोगी? रागिनी ने कहा। सोच रही हूँ कि वापस गांव चली जाऊं, जहां से जिंदगी की शुरुआत हुई थी, वहीं जाकर अपनी जिंदगी के अंतिम दिन देखूं। इसलिए मैं मकान बेचकर गांव में ही जमीन खरीद रही हूँ और वहीं रहूंगी, सविता जी ने जवाब दिया। फिर हम लोगों को क्या? छोटी बहू ने कहा। मुझे नहीं पता, तुम लोगों के तो हाथ पैर चलते हैं और उससे भी तेज जुबान चलती है। अपने आप कमाओ और प्रॉपर्टी बनाओ, बाकी मुझे नहीं पता, सविता जी ने मुंह फेरते हुए कहा। माँ, तुम इतनी स्वार्थी कैसे हो सकती हो? राकेश और राजेश एक साथ बोले। जो भाई एक दूसरे की शक्ल देखना पसंद नहीं करते थे, आज एक साथ हो गए थे। माँ को महानता का चोला मत पहनाओ। तुम जैसे बेटे स्वार्थी हो सकते हैं, वैसे ही माँ भी स्वार्थी हो सकती है, और तुम जैसे बेटे हो तो माँ ऐसी ही होनी चाहिए। मैं तो यह मकान बेच रही हूँ और यह मेरा अंतिम निर्णय है। तुम लोग अपना बंदोबस्त देख लो, कहकर सविता जी उस ब्रोकर को मकान दिखाने चल दी। कुछ महीनों बाद वो मकान बिक गया और सविता जी गांव में एक मकान लेकर वहीं रहने लगी। फ्री टाइम में वहां के बच्चों को पढ़ाती थी और गांव के शांत वातावरण में अपनी जिंदगी जीती थी। अब उनको किसी की जली कटी और तिरस्कार भरा भोजन नहीं खाना पड़ता था। यहाँ तो वो अपनी मर्जी से रहती थी और वो बहुत खुश थी, क्योंकि यहाँ कोई रसोई में ताला नहीं लगता था। वह खुद की मालकिन थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।